अगर कैंसर की गिल्टी होगी तो वो मोस्टली पेनलेस होगी। उसके अलावा निप्पल में से डिस्चार्ज आना, निप्पल में से ब्लड आना, जो स्किन है ब्रेस्ट की वो रेड हो जाना या निप्पल का अंदर धंस जाना, ये सब कुछ इनिशियल साइंस हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट लेस देन 1% मेल्स में होता है। और अगर मेल में एक ब्रेस्ट में कैंसर है, दूसरी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 55 टाइम्स ज्यादा। माय गॉड। मैमोग्राफी जो वर्ड है, क्योंकि मेडिकल टर्म है, तो एक्चुअल में ये है क्या? मैमोग्राफी में छोटी से छोटी गिल्टी भी पकड़ी जा सकती है, तो जितनी छोटी होगी उतना ही जल्दी इलाज हो जाएगा। ब्रेस्ट का कोई भी सेल जो अपने टाइम से अपनी लाइफ स्पैन खत्म करके खत्म नहीं हो रहा और बढ़ता चला जा रहा है, एक रैपिड ग्रोथ कर रहा है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकता है। जैसे मासी को, सिस्टर को, मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका कैंसर होने का रिस्क 1.7 से 2 टाइम्स बढ़ जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। लेकिन ये सिर्फ 20% लोग हैं, बाकी 5 से 10% हैं जिनकी कोई जीन्स में फर्क होगा, लेकिन 80% हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। इसलिए लोगों का ये सोचना कि मेरे घर में तो किसी को कैंसर हुआ नहीं तो मुझे कभी कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत धारणा है। पर लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि जैसे ही हम जाएंगे तो डॉक्टर कैंसर निकाल देगा। कीमोथेरेपी से भी लोग डरते हैं। कीमोथेरेपी पेनलेस होती है, जैसे ग्लूकोज में इंजेक्शन दिया जाता है वैसे दिया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन सारे रिवर्सिबल। लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है बाल जाने से। बाल जाते हैं लेकिन कीमोथेरेपी खत्म होने के 4 से 6 हफ्ते में बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, मैं कपिला और आपका फिर से स्वागत है एक हेल्दी वेल्दी पॉडकास्ट में। और आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना ये सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि हर एक महिला के परिवार के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर की, यानी महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की। डायग्नोज सही समय पर अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जालंधर के पटेल हॉस्पिटल की डॉक्टर शिखा चावला, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसे कि ये जो मंथ है, कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है और इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। बहुत तरह की अवेयरनेस जो है लोगों तक दी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से किस तरह से अवेयरनेस लोगों तक दी जा रही है? मैम, हम एक तो अपने पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को एजुकेट करते हैं जैसे वो अपनी ओपीडी में आते हैं, प्लस यही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या इंटरव्यू से या कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम हॉस्पिटल में रन करते हैं, उससे हम लोगों को अवेयर करते हैं इस बीमारी के बारे में। बिकॉज जैसे आपने कहा, अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, हर मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सिंबल पिंक रिबन होता है, तो हम अपने सारे पेशेंट्स को पिंक रिबन देते हैं, इवन मेल्स को भी, क्योंकि उन्होंने ही फीमेल्स को हॉस्पिटल लाना होता है। सो इस तरह से हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पिंक रिबन के माध्यम से एक अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक्चुअल में नहीं जानते, क्योंकि कई बार देखा जाता है हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम इग्नोर कर देते हैं। फिजिकली हम फिट होते हैं लेकिन इंटरनली अंदर क्या कुछ बन रहा है हमें नहीं पता होता। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक जुड़े हैं आज हमारे इस पॉडकास्ट में, उन्हें आप जरूर बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ब्रेस्ट कैंसर, कपिला जी, जैसे कैंसर होता है वो किसी भी शरीर के हिस्से में हो सकता है, सिर से लेकर पैर तक। तो जब हमारे बॉडी के सेल होते हैं उनका एक नेचुरल प्रोग्राम होता है, जितने बनते हैं उतने टाइम पे टाइम खत्म होते जाते हैं। लेकिन जब वो खत्म नहीं होते तो वो ट्यूमर का या कैंसर का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही ब्रेस्ट का कोई भी सेल जो अपने टाइम से अपनी लाइफ स्पैन खत्म करके खत्म नहीं हो रहा और बढ़ता चला जा रहा है, एक रैपिड ग्रोथ कर रहा है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकता है। इसके अगर हम इनिशियल सिम्टम्स या साइंस की बात करें तो वो कैसे पता चलता है कि हाँ ये होना स्टार्ट हो गया है? सबसे कॉमन जो इसमें साइन है वो है ब्रेस्ट में गिल्टी का महसूस होना। आमतौर पे लोग हमारे पास नहीं आते कि डॉक्टर साहब हमें कोई दर्द तो हुई नहीं, लेकिन मैं पहली चीज आपको बताऊं, अगर कैंसर की गिल्टी होगी तो वो मोस्टली पेनलेस होगी। उसके अलावा निप्पल में से डिस्चार्ज आना, निप्पल में से ब्लड आना, जो स्किन है ब्रेस्ट की वो रेड हो जाना
या निप्पल का अंदर धंस जाना, ये सब कुछ इनिशियल साइंस हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो ये ब्रेस्ट कैंसर ही निकले, बट इन कुछ सिम्टम्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और कई दफा ब्रेस्ट में गिल्टी होती भी नहीं, अंडर आर्म में गिल्टी होती है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकती है। हम एक पर्टिकुलर एज की बात करें तो किस एज में ज्यादा इसका रिस्क बढ़ जाता है? मैम पहले तो हम देखते थे कि आमतौर पे 50 साल से ऊपर की फीमेल्स हमारे पास आती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 25 to 30 और 50 to 64 ये दो एज ग्रुप्स हैं जिसकी फीमेल्स ज्यादा हमारे पास आ रही हैं। यंग फीमेल पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ गया है पहले से। इसके क्या मेन रीजन है कि यंग जो जनरेशन है वो ज्यादा शिकार हो रही है? सबसे बड़ी बात तो मैम लाइफस्टाइल चेंजेस है। हमारे में फीमेल्स में भी अब नाना करते भी अल्कोहल की कंजप्शन, स्मोकिंग, लेट मैरिजेस, बच्चे ना होना या बच्चे 35 साल के बाद होना, जो पोल्यूशन है जो हम खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। और यंगर फीमेल्स में सबसे ज्यादा होने की ये मात्रा बढ़ा रहा है जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पास तो डेली कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे यंग एज जो है वो कौन सा पेशेंट आपके पास अभी तक आया हो? आई थिंक 19-20। माय गॉड। अनमैरिड ऑल्सो, मतलब अनमैरिड भी। हाँ जी। ओके। इसमें क्या जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी मैटर करती है कहीं ना कहीं? हाँ जी, फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। अगर किसी की मदर की साइड पर, जैसे मासी को, सिस्टर को, मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका कैंसर होने का रिस्क 1.7 से 2 टाइम्स बढ़ जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। लेकिन ये सिर्फ 20% लोग हैं, बाकी 5 से 10% हैं जिनकी कोई जीन्स में फर्क होगा, लेकिन 80% हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। इसलिए लोगों का ये सोचना कि मेरे घर में तो किसी को कैंसर हुआ नहीं तो मुझे कभी कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत धारणा है। और लोगों का ये भी सोचना कि मेरी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर था तो मुझे पक्का होगा, ये भी गलत है। मतलब ऐसा ये नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जरूरी नहीं होता कि होगा ही। मतलब टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाना वो ज्यादा इजी है। हाँ जी। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो कितने तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स देखे जाते हैं? हम आमतौर पे क्लिनिकली, जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में यूज करें, 3-4 किस्म के होते हैं जो इन्वेड कर जाते हैं सेल्स को। एक होता है लोबुलर, या फिर हम मोटे मोटे तौर पर दर्शकों के हिसाब से बात करें तो टाइप है लोकल, जैसे कि सिर्फ वो ब्रेस्ट को ही सीमित है। फिर वो थोड़ा एडवांस हुआ तो ब्रेस्ट में उसका साइज बढ़ गया लंप का, और वो अंडर आर्म में भी चला गया। और फिर नेक्स्ट उसका हुआ कि वो यहां से भी निकल के लिवर में, लंग में, ब्रेन में, हड्डियों में कहीं भी चला गया। सो ये सारे टाइप्स या ये सारी एक तरह की स्टेजेस या प्रोग्रेशन हो सकती है ब्रेस्ट। मतलब ये मूवेबल है, टाइम टू टाइम मूव हो जाता है? मैम इसको फैलने से कुछ नहीं रोक सकता। जहां पर भी कैंसर सेल को एक नई ब्लड सप्लाई मिलेगी वो वहां चला जाएगा। क्योंकि ये ब्लड सेल्स के थ्रू और गिल्टियों के थ्रू ट्रांसफर होता है। मतलब कि अगर आपको ब्रेस्ट में भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिवर को भी इफेक्ट करेगा ही। कर सकता है अगर आप टाइम पर उसकी जांच और ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो। ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें अर्ली पीरियड्स की या फिर लेट मेनोपॉज की, तो क्या वहां पे भी कुछ तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? जितना हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड लंबा होता है, जैसे कि जल्दी शुरू हो गए पीरियड्स और 50 साल तक भी मेनोपॉज नहीं हुआ, जितना टाइम लेडी मेंस्ट्रुएटिंग रहती है वो जितना लंबा पीरियड होता है उतना हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। पहले तो हमारा मेन रिस्क फैक्टर यही है कि विमेन होना ही रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बिकॉज औरतों में जितने भी कैंसर हैं 27% ब्रेस्ट कैंसर है। इस वक्त अर्बन पॉपुलेशन में नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बहुत सारी जानकारी आपसे हम ले रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं कई सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें पता तो नहीं लगते, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे बन रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या अपने आप में एक सेल्फ एग्जामिनेशन करने की जरूरत है, या किस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? सेल्फ एग्जामिनेशन तो आजकल हम एडवोकेट कर रहे हैं कि 20 साल की उम्र से आप सेल्फ एग्जामिनेशन करना शुरू कर दीजिए। पीरियड्स होने से 1 हफ्ता पहले या पीरियड्स खत्म होने के 1 हफ्ता बाद करें, क्योंकि पीरियड्स के समय ब्रेस्ट बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है, उसमें फ्लूइड वगैरह बढ़ जाता है, तो आप एग्जामिन नहीं कर पाते।
और उसके बाद जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है वो हम कहते हैं कि 20 से 30 साल की जो फीमेल्स हैं उनको 3 साल में एक बारी डॉक्टरी जांच करानी चाहिए, और 40 इयर्स के बाद तो वंस अ ईयर आपको अपनी डॉक्टरी जांच ब्रेस्ट की जरूर करानी चाहिए। तो सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आप कोशिश करें तो नहाते समय करें। पहले आप अपने को शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि दोनों जो ब्रेस्ट हैं उनका आकार सेम है, उनमें किसी एक ब्रेस्ट में आपको कुछ उभरा हुआ तो नहीं नजर आ रहा, ब्रेस्ट में कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, निप्पल जो है उसमें से कोई पानी या कोई डिस्चार्ज तो नहीं जा रहा है, तो वो आप शीशे के सामने चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कमर पे हाथ रखकर आगे झुकिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि एक ब्रेस्ट और दूसरे ब्रेस्ट में कहीं कोई लंप तो नहीं है। फिर आपने गीले शरीर पर ही अपना लेट कर, ये जो फिंगर्स की 3 उंगलियां हैं इसका सबसे आगे वाला हिस्सा सेंसिटिव होता है, तो सर्कुलर मोशन में ब्रेस्ट को हर तरफ एग्जामिन करना है और अंडर आर्म को भी एग्जामिन करना है। मोस्टली फीमेल्स को लंप बहुत जल्दी फील हो जाता है, मतलब हाथ लगाते ही पता चल जाएगा, पता चल जाता है आपको। ओके। अगर यहाँ पे मैम जैसे आपने लंप फीलिंग की बात करी है, तो जब हमें लंप फील हो गया तो क्या उसके बाद हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? और यहाँ पे एक वर्ड और भी है, मैमोग्राफी कराने की जरूरत है? मैम मैमोग्राफी तो स्क्रीनिंग में भी आती है, जैसे 45 की एज तक वो ऑप्शनल होता है, लेकिन जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें हम कहते हैं कि जिस वक्त आपके फैमिली में कैंसर डिटेक्ट हुआ उससे कम से कम 10 साल पहले से आप अपनी जांच करानी शुरू कर दो। वैसे 45 इयर्स के बाद वंस अ ईयर आपको अपनी मैमोग्राफी करवानी चाहिए। और अगर आपको कोई लंप या कुछ भी ऐसा आपकी बॉडी में है, सपोज आप वेट लूज कर रहे हो जो कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, कोई फीवर है जो ज्यादा देर से सेटल नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट पे कोई घाव है जो नहीं भर रहा है, तो आपको इन एनी केस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिर्फ 5 या 10% केस होंगे जिसमें वो कैंसर निकलेगा, बाकी इन्फेक्शन या कुछ ऐसा ही होगा जो ट्रीटेबल होगा। सब ट्रीटेबल कैंसर भी है, क्योरेबल भी है कैंसर, पर लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि जैसे ही हम जाएंगे तो डॉक्टर कैंसर निकाल देगा। मतलब अगर हमें लंप फील हो गया तो माइंड में यही रहता है कि हाँ डॉक्टर ने कैंसर ही बताना। हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ मैं अपने जो दर्शक हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर आपको जैसे मैम ने बताया कि इस तरीके से आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अगर आपको लंप्स फील हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन मन में ये मत सोचिए कि आपको कैंसर होगा। मैम यहाँ पे एक चीज अब ये मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर पता चल गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब किस तरह की थेरेपीज होती हैं या रेडिएशन के थ्रू कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है? सबसे अच्छी बात तो है कि साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब ट्रीटमेंट हर तरह से पॉसिबल है। अगर तो बहुत अर्ली स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है तो बेस्ट है, आजकल तो हम ब्रेस्ट पूरी भी नहीं निकालते, सिर्फ उतनी गिल्टी निकाल देते हैं और अंडर आर्म से गिल्टियां निकाल देते हैं, बिकॉज आपको पता ही है कि फीमेल एनाटॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि ब्रेस्ट बचाकर हम सर्जरी कर सकें। और उसके बाद कीमोथेरेपी कुछ पेशेंट्स में दी जाती है, वो डिपेंड करता है कि गिल्टियों में या ब्रेस्ट में जो गिल्टी थी उसका साइज क्या था। कीमोथेरेपी से भी लोग डरते हैं, कीमोथेरेपी पेनलेस होती है, जैसे ग्लूकोज में इंजेक्शन दिया जाता है वैसे दिया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन सारे रिवर्सिबल हैं। लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है बाल जाने से, बाल जाते हैं लेकिन कीमोथेरेपी खत्म होने के 4 से 6 हफ्ते में बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। और रेडिएशन ने भी अब इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सिर्फ उतने हिस्से कोई ट्रीटमेंट देना पड़ता है जहां पे गिल्टी थी, पूरे शरीर पे रेडिएशन का कोई असर ही नहीं आता। और रेडिएशन जस्ट एक्सरे की तरह है। लोग जो विलेजेस से आते हैं जैसे आते हैं उनको लोग कहते हैं कि किरणें हैं, झटका है, बिजली है, तो वैसा कुछ नहीं होता। पेशेंट आता है, मशीन पे लेटता है, उसके ऊपर एक्सरे आते हैं और वो घर चले जाता है। और पेशेंट के अंदर भी कोई रेडिएशन नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट को लोग अलग कर देते हैं, खाना सेम नहीं, बर्तन सेम नहीं, कपड़े सेम नहीं, बाथरूम सेम नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बात करी कि आपके पास विलेजेस से भी काफी पेशेंट्स आते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विलेजेस की जो लेडीज हैं वो ज्यादा इससे शिकार हो रही हैं? मैम लेडीज ऑल ओवर ही शिकार हो रही हैं, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है उसमें लेडीज पहले सारे परिवार का ध्यान रखती हैं और अपनी हेल्थ का कोई चेकअप नहीं करता। पेशेंट 1-1 साल से 2-2 साल से गिल्टी लेकर घूम रहा है, वो बताते ही नहीं है शर्म के मारे। रिलेटिव्स लाने को तैयार हैं, बट जब लेडी बताएगी तभी रिलेटिव्स लाएंगे ना। तो दोनों में ही सेम सिचुएशन है। विलेजेस वाले हाँ, बट विलेजेस वालों की एक मैं बात यहाँ लाना चाहूंगी,
वो शहरी पेशेंट से ज्यादा बात मांगते हैं। हाँ, क्या वो बात है। बिल्कुल पूरे विश्वास से आपकी बात सुनते हैं और करते हैं। जो शहर का पेशेंट है वो गूगल पे सर्च करके आता है और उसको लगता है कि डॉक्टर जो मुझे बता रहा है वो पता नहीं ठीक है कि नहीं। विलेज का पेशेंट ज्यादा रेगुलर मतलब रहता कि है। गूगल सर्चिंग करके कि हमारी नॉलेज ज्यादा है, डॉक्टर की नॉलेज कम है, इस वजह से शायद ये ऐसा होता है। तो आप तो पेशेंट देखते ही हैं डेली, तो आपको ज्यादा पता है कि मैम जब हम कीमोथेरेपी या कोई भी हम कैंसर, अपना ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कहते हैं ना कि मेंटल और इमोशनल दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किस तरह का मेंटली और इमोशनली हमारी हेल्थ पर उस टाइम असर पड़ता है? आप देखो, कोई भी बीमारी है, हमें बुखार भी हो जाए तो हम मेंटली अपसेट हो जाते हैं कि घर पे बैठना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि अगर कोई वर्किंग फीमेल है, जिसको है, उसको मैं कभी भी ये नहीं हम कहते कि आप काम पे मत जाओ। जितनी एनर्जी है उतना आप काम करिए। घर पे लेट के आपने सिर्फ यही सोचना है। दूसरा, इसमें डॉक्टर का और फैमिली का सपोर्ट पेशेंट को बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से काउंसल करते हैं पेशेंट को, रोज बात करते हैं, बट मोस्टली तो पेशेंट घर पर है, इसलिए उसकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट मेंटली बहुत लो फील करता है। जिसके साथ उसकी फैमिली खड़ी होती है उसकी विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। और मैंने ये भी देखा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, जो पूरे विल पावर से ट्रीटमेंट कराता है उसको साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, somehow। हाँ, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अच्छा, जो लेडीज हैं स्क्रीनिंग कराने से डरती हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब लेडीज को कहना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग कराने से तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं एज अ डॉक्टर भी हर ईयर अपनी मैमोग्राफी करवाती हूँ। देखिए, अगर हम मैमोग्राफी कराएंगे या डॉक्टरी जांच कराएंगे तो अर्ली स्टेज में हम गिल्टी पकड़ पाएंगे। उस स्टेज में ट्रीटमेंट पूरा मुकम्मल तौर से पॉसिबल है और कम साइड इफेक्ट्स और कम खर्चे में पॉसिबल है। जबकि आप उसको लेट करते जाओगे, ट्रीटमेंट लेट होता जाएगा, खर्चा ज्यादा है और रिजल्ट कम है। लाइक कि अर्ली डायग्नोज और अर्ली ट्रीटमेंट, हाँ जी, ये हो सकता है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर में क्या ऐसा भी होता है कि एक बार में एक ही ब्रेस्ट में कैंसर होगा या दोनों में एक साथ होगा? मोस्टली एक बार में एक ही होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं जिनमें दोनों ब्रेस्ट में इकट्ठे गिल्टियां आ जाती हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि आमतौर पे एक ब्रेस्ट में शुरू होता है। अगर एक में हो चुका है तो क्या चांसेस हैं कि दूसरे में भी होगा, फैलेगा? हाँ जी, चांसेस हैं। वो एक पर ही जिसको अगर कैंसर हो चुका है तो उसके 2 टाइम्स चांसेस हैं कि ऑपोजिट ब्रेस्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट लेस देन 1% मेल्स में होता है। और अगर मेल में एक ब्रेस्ट में कैंसर है, दूसरी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 55 टाइम्स ज्यादा हैं। माय गॉड, आई थिंक जितने मेल्स ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। और मुझे भी नहीं पता था इस बारे में कि मेल्स में भी होता है। रेयर है बट होता है। तो उनके भी सिम्टम्स सेम होते हैं? हाँ जी, एक्चुअली होता ना कि मेल्स में तो गिल्टी अगर होगी तो बहुत जल्दी फील हो जाएगी। सिम्टम तो गिल्टी से शुरू होता है। हाँ जी, बिल्कुल। बट मेल्स में लेस देन 1% में होता है, क्योरेबल है उनमें भी। ओके, हाँ जी। मैम, जितने भी आपके पास ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स आते हैं, तो क्या उनकी लाइफ बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट कितनी चेंज होती है? क्योंकि आप तो रेगुलर पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हो, तो आपके पास तो कई अनगिनत पेशेंट्स ऐसे होंगे, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है आफ्टर ट्रीटमेंट? आफ्टर ट्रीटमेंट मोस्टली तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करता है। सिर्फ कुछ केसेस हैं, जैसे यंग फीमेल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंजेस आते हैं, बिकॉज मदरहुड को लेकर बिल्कुल बाद में दिक्कतें होती हैं हमें। बट एक पेशेंट है जैसे 50-60 साल की महिला है जिसकी फैमिली कंप्लीट है, ट्रीटमेंट के बाद वो फुल्ली नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई घर का काम नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मेमोग्राफी करने से बहुत ज्यादा डरते भी हैं कि जाएंगे वहां पे इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो आप यही बता दें कि मेमोग्राफी जो वर्ड है, क्योंकि मेडिकल टर्म है, तो एक्चुअल में ये है क्या? मैमोग्राफी कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट का हम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो जैसे आपका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, वैसे ब्रेस्ट का स्कैन हो जाता है और साथ में हम एक्सरे कर लेते हैं। मैमोग्राफी में छोटी से छोटी गिल्टी भी पकड़ी जा सकती है, तो जितनी छोटी होगी उतना ही जल्दी इलाज हो जाएगा, उतना इजी हो जाएगा। मैमोग्राफी में तो कुछ भी नहीं होता, सेम उसी वक्त होती है, आधे घंटे में हमें रिपोर्ट भी मिल जाती है, कोई लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। ओके। अच्छा, जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडिएशन थेरेपीज हो रही हैं या फिर कीमोथेरेपीज भी हो रही है, तो क्या डाइट भी कहीं ना कहीं मैटर करती है?
डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि हेल्दी डाइट लीजिए, यूजुअली मिल्क, पनीर, ऐसी चीजें ज्यादा लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा लीजिए। हम यूजुअली खट्टा, मिर्ची, मसाले, तली हुई चीजों से मना करते हैं पेशेंट को लेने को। उससे बीमारी पे कोई असर नहीं होता, बट साइड इफेक्ट्स थोड़े बढ़ जाते हैं। बाहर की चीजें मना करते हैं, फ्रेश होम कुक्ड फूड खाइए, बाद में आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, यस, बट थोड़ा बहुत केयरफुल होने की जरूरत है इसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको इसके चांसेस हो सकते हैं? प्रेगनेंसी में भी मैम मैंने पेशेंट्स देखे हैं। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेस्ट का साइज वैसे ही बढ़ जाता है। दूसरा, अगर मदर फीड कर रही है उसमें भी बढ़ जाता है, तो उसमें गिल्टी पकड़े जाना काफी मुश्किल हो जाता है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में या बेबी को फीड करते समय ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो आमतौर पे तेजी से फैलने वाला होता है। तो उसमें हमें डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी देर की प्रेगनेंसी हो चुकी है, हम वेट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि नहीं। कभी कभी तो हम वेट नहीं कर पाते। मतलब जैसे अगर हमें सर्जरी करनी है, वो तो हम प्रेगनेंसी में कर लेते हैं, बट कीमो तो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। तो वही डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी बहुत अर्ली वाली है तो कभी कभी हमें पेशेंट को अबॉर्ट करने को कहना पड़ता है। बट सपोज 7-8 महीने हो गए हैं, तो उतनी देर में हम सर्जरी कर देते हैं, उसमें बेबी हो जाता है और फिर बाद में हम कीमो दे देते हैं। बट ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है फॉर द डॉक्टर ऑल्सो एंड फॉर पेशेंट ऑल्सो। आपने सर्जरी की बात करी, तो पहले तो जब ऑपरेशंस करते थे बड़े ऑपरेशंस होते थे, लेकिन आजकल तो है लेप्रोस्कोपिक से हो जाता है बहुत इजीली। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप लोग जो है सर्जरी करते हैं। मैम, ब्रेस्ट में यूजुअली लेप्रोस्कोपी तो नहीं होती, लेकिन वही मैंने बताया कि आजकल हम पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालते। हम यूजुअली उतनी सी गिल्टी और अंडर आर्म की गिल्टियां निकाल देते हैं। बाद में तो आपको स्कार भी नहीं दिखता है वहां पे। मतलब जो चीरा लगने वाली बात होती है वो हल्का सा बहुत छोटा सा होता है। और आजकल तो अगर ब्रेस्ट निकालें भी ना, तो बाद में हम जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो प्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं, ताकि फीमेल को कोई इमोशनल ट्रॉमा ना हो, क्योंकि उसके बॉडी का एक पार्ट आप निकालोगे तो वो फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट के समय तो पेशेंट कह देता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो दे वांट टू लुक नॉर्मल ऑल्सो, तो हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं। मैम, आपसे बहुत सारी हमें जानकारी मिली है, तो अभी हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए आप एक कॉमन मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो मेल्स के लिए भी जरूरी है और फीमेल्स के लिए भी? सबसे पहले तो यही कि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो आप इसी मंथ में अपनी स्क्रीनिंग करा लो। दूसरी बात कि हर पेशेंट की जर्नी डिफरेंट है, हर पेशेंट की जर्नी यूनिक है। किसी की बात सुन के आपको रिलेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। और टाइम पे टाइम अपनी स्क्रीनिंग कराएं, अपनी डॉक्टरी मशवरा लें। डॉक्टर आपके लिए ही अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल जाने का ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर आपकी कोई बीमारी निकालेगा ही। हो सकता है कोई बीमारी आप में नहीं हो, तो आप मेंटली ज्यादा पीस पर आ जाओगे एक बारी डॉक्टर से मिलने के बाद। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ पटेल हॉस्पिटल की डॉक्टर शिखा चावला, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप पटेल हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ब्रेस्ट कैंसर का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका अर्ली डिटेक्शन जो है, अर्ली डायग्नोज जो है, वो आपको एक अर्ली ट्रीटमेंट देकर ठीक कर सकता है। तो इस तरह के और भी जो पॉडकास्ट है मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।